ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, सब आपको समझ आ गया होगा कि अगर डिस्क्रिप्टिव का पेपर पास करना है तो कैसे करना है। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा सुमित से और सचिन से। सुमित और सचिन प्लीज़ आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। मेरी जैसी प्रैक्टिस थी, सबके लिए वो काम आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन सर ने जैसा गाइड किया अगर वो फॉलो करोगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, खास करके डिस्क्रिप्टिव मेंस इंप्रूवमेंट में। और मैं पहले से ही जॉब कर रहा था तो मुझे उतना टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैंने पीटी के लिए कुछ खास नहीं पढ़ा था, मतलब बेसिक बेसिक। मेन रोल आता है पीटी के बाद सर का। और सर से मेंस के समय मैंने काफी कम इंटरेक्शन हुआ था, और मुझे ये डाउट आ रहा था कि अगर सर को मैंने सिर्फ एक ऐसे रिव्यू के लिए दिया था, और मुझे लगता है कि वो ऐसे अगर सर रिव्यू नहीं करते और मेरे पास वो फीडबैक नहीं आता तो मेरा सिलेक्शन होने से रहता। क्यों क्योंकि जो सुमित, पहले सुमित तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि अगर मैं रिव्यू नहीं करता तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता? क्योंकि ऐसा क्यों कर दिया मैंने? क्योंकि सर मैंने 2-3 कोचिंग ट्राई किया था। अड्डा हम्म। 24/7 ट्राई किया। उसके बाद एक दो जो फ्री के टेलीग्राम चैनल थे, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि कहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है, कैसे हो रही है, मुझे पता नहीं चल पा रहा था। तो मेरे एक फ्रेंड ऑफ फ्रेंड ने बताया कि यहाँ पे द लर्नर्स करके एक ग्रुप है, वहां पे। तो मैंने उनको एक्चुअली मैंने इससे पहले भी रिव्यू के लिए भेजा, बट कोई प्रॉपर फीडबैक, मतलब फीडबैक आया ही नहीं मेरे पास। कहाँ से? हमारे यहाँ से कहीं और से? तो नहीं नहीं, कहीं और से। तभी तो आप तब फाइनली जब आप मिले, मैंने आपको शायद पहला ऐसे 28 के अराउंड भेजा था, 28 आई थिंक हम्म। मार्च, मत मार्च कहता हूँ, ये जनवरी या दिसंबर दिसंबर के अराउंड भेजा हूँगा। ठीक है, ठीक है। बस वो अगर रिव्यू नहीं आता तो सच में मेरा सिलेक्शन नहीं होता। क्योंकि मेरा ऐसे का राइटिंग था, देखो सीबीएसई वालों को जनरल यही रहता है अप्रोच कि सब कुछ लिखेंगे तो पॉइंट वाइज लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे तो पॉइंट वाइज वो लिखेंगे। बच्चों को मैंने पहले भी समझाया था कि हाँ पॉइंट में लिखना ही नहीं है, ऐसे हमेशा पैराग्राफ में लिखते हैं। हाँ, तो ऐसे हमेशा हमेशा ही पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करो, एकदम जैसा सर ने बताया है। और मुझे अभी एक लाइन पे वो आ रहा था, जैसे सर ने बताया था प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वो बेसिकली प्रैक्टिस मेक्स अ मेंस परफेक्ट, मेरे लिए वो लाइन थी। मतलब मैंने अरे वाह। काफी कुछ सर से, मतलब वो रिव्यू के बाद फिर मैंने सर से पर्सनली भी बात की थी कि सर कैसे, मतलब पीटी के बाद मेंस के बाद रिजल्ट, वो इंटरव्यू के लिए भी मैंने सर से स्पेशली जाके पूछा था, सर आप कोई बैच ज्वाइन स्टार्ट करवा रहे हो, मैं ज्वाइन करूंगा, इस टाइप से। तो कुछ दिन के बाद सर का ही यूट्यूब पे वो वीडियो अपलोड हो गया था कि हाँ मैं वो इंटरव्यू का वो जो है स्टार्ट कर दिया हूँ। तो मैं शायद सबसे पहला बंदा हूँ वो ज्वाइन करने वाला, क्योंकि मुझे और किसी पे भरोसा ही नहीं था। और रही बात और अदर कोचिंग की, तो मुझे उसका टेस्ट सूट नहीं किया। जैसे कुछ कोचिंग्स में ऐसे थे कि ऐसे तो लिखवा रहे हैं, बस सीधे लिखवाना चालू कर दिए। आपका क्या फीडबैक है, आपका क्या रोल है, अगले दिन से वो मतलब सारे सारे बच्चों की कॉपीज चेक करना पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ रिव्यू आया था। बट मेरे पास अभी मोबाइल में खुला ही हुआ ही है सर की प्रॉपर फीडबैक वाली कॉपी की। इसमें मुझे 67 नंबर आए थे, और सर का फीडबैक था वर्क हार्ड, नीड टू इम्प्रूवमेंट्स, नीड नॉट गुड, वर्क हार्ड। तो मुझे लग गया कि सर अगर सर ने बोला है तो फिर मुझे करना पड़ेगा। उसके बाद बाकी और सारे पोर्शंस जो ग्रामर और इंग्लिश ये सब थे, लाइफ तो लाइफ वो चेंज लाइफ चेंज हुई जॉब के बाद या वैसी लाइफ है अभी भी? क्या क्या चेंज लाइफ। है? चेंजेस क्या क्या है? तुम पहले भी आईएमडी में असिस्टेंट साइंटिस्ट थे ना? यस सर, मैं पहले एज एन इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में एज ए साइंटिफिक असिस्टेंट वर्क कर रहा था पिछले 5 साल से। और तो डे टू डे डेली करंट अफेयर्स और जीएस ये सब मतलब जनरल जनरल में था, इसलिए प्री के लिए मुझे उतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी जितनी के लिए कि मेंस, और खास करके हिंदी और इंग्लिश राइटिंग में दोनों का दोनों ऐसा लग रहा था कि मतलब अब हाथ चल ही नहीं रहा है। 5 साल से ना कुछ ज्यादा प्रैक्टिस, ना कुछ, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई चल रही थी, लिखने की प्रैक्टिस उतनी खास नहीं हो पा रही थी। और इसलिए, और जॉब जॉब प्रोफाइल तो मतलब प्रोफाइल चेंज हो गई, जॉब का नेचर वही है, 9 10 to 5 वही चलता है। वहां बस ये था कि वहां ऑपरेशनल ड्यूटी था, 24/7 अवेलेबल रहना पड़ता था। यहाँ नॉन ऑपरेशनल है, आराम से ऑफिस करो और चले जाओ। और तुम लोगों ने तो यूट्यूब देखे ही होगा मेरा फर्स्ट इंटरव्यू कैसा था। मतलब बिल्कुल मुझे तो उतना सही नहीं लगा कि वो फर्स्ट इंटरव्यू। और उसके बाद सर के गाइडेंस से काफी ज्यादा मैंने इंप्रूव किया। और मुझे याद है कि फर्स्ट इंटरव्यू में सर ने मुझे फीडबैक 5.5 दिया था। तो मुझे लगा यार काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और जब मैं लास्ट इंटरव्यू दिया था, मैंने शायद 18 फेब को मेरा इंटरव्यू था फाइनल, और 16 फेब को सर ने लास्ट इंटरव्यू मेरा लिया था। उसमें मेरे को सर ने 8 या 9 दिया था। तब मेरा जो कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ ना, लेकिन चलो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। क्योंकि तो क्योंकि ना हर जो प्रोग्राम मतलब मैं डिजाइन करता हूँ ना, तो बहुत सोच के डिजाइन करता हूँ
कि कैसे अगर बिल्कुल बेसिक लेवल का भी बच्चा है ना, कि जिसको कुछ भी नहीं आता, वो भी अगर ज्वाइन करेगा तो वो धीरे 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 करके इम्प्रूव होता हुआ फाइनल में जो प्रोडक्ट निकलेगा ना, उसको कोई कम्पीट नहीं कर पाएगा। मैं हम्म। एक्चुअल में इस चीज पे ध्यान देता हूँ, और तुमने फील हाँ करा भी होगा ये शायद। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। एक्चुअली मैं जब पहले पहले इंटरव्यू खुद से ही देता था, तो उसमें मुझे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता था, मतलब मैं कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेता कि अगर इसमें से आएगा तब तो ये बना बनाया आंसर है, लेकिन अगर कुछ नया क्वेश्चन आ गया तब मेरे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूंगा। जैसे और लेकिन पांच, मतलब ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था कि अगर कुछ नया क्वेश्चन आता था तो मैं वहां रुक जाता। जैसे सर मेरे इंटरव्यू, फर्स्ट इंटरव्यू में तुम लोग देखोगे भी यूट्यूब में, सर ने पूछा था व्हाट वाज योर वीकनेस, व्हाट इज योर वीकनेसेस। मैं वहां पे जाके ऐसे रुक गया था, मतलब 2-3 मिनट मेरा पॉज लिया, मतलब क्या क्या बोलूं, कुछ कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन 4-5 इंटरव्यू के बाद मेरा ये प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो गया कि यार सोचना कैसे है। जैसे अब वहां रियल इंटरव्यू में बता रहा हूँ, मेरे से एक सवाल था कि ये बताइए आप मौसम विभाग में काम कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर फोरकास्ट आप लोगों का गलत होता है, जिसके वजह से आप हंसी के पात्र बनते हो, इस पे आपका क्या कहना है। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं प्रिपेयर नहीं था, लेकिन सर ने जिस तरह से गाइड किया था कि एटलीस्ट लेटेस्ट अपडेट रखना। और लकीली उस दिन क्या हुआ था, 18th को मेरा इंटरव्यू था और 17th को जीएसएलवी सैटेलाइट लॉन्च किया गया था मेट्रोलॉजिकल सेंटर के द्वारा। तो मैंने बोला कि यस सर, डेफिनेटली आप सही बोल रहे हैं कि हम लोग हंसी के पात्र बनते हैं, कभी कभी मौसम का पूर्वानुमान पूरी तरह से गलत जाता है, इसी कारण से हम लोग अपने तरफ से इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। जीएसएलवी सैटेलाइट लॉन्च किए हैं हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर कायरन रिजिजू जी। और इस तरह से बोल के उनको, तब मुझे लगता है ये मेरा बेस्ट आंसर था उस पूरे इंटरव्यू में। बाकी उन्होंने क्वेश्चन आर्टिकल से पूछे तो, और जो नहीं आ रहा था मैंने सीधे सॉरी सर सर, लेकिन मुझे ये सोचने का जो फ्लो होता है, प्रैक्टिस, वो सर ने ही बनवाया कि कैसे नए क्वेश्चन को टैकल करें और अच्छे तरीके से, ये नहीं कि कुछ भी बोल के निकल जाए। तो सर का गाइडेंस काफी कुछ हेल्प किया मेंस और इसमें इंटरव्यू के समय। तो मैं कहूंगा जैसा सर बोल रहे हैं बस लिख। और हाँ, सर ने जो अभी जस्ट कि एक बगल में टेबल बनाओ, अभी तो मेरे पास क्वेश्चन पेपर नहीं है मेरे पास मेंस का, मैंने वो प्रॉपर लगभग 5 मिनट दिए थे वो प्रॉपर टेबल बनाने के। इंट्रोडक्शन कैसे करना है, क्रिटिक्स कैसे करना है, बीच में बीच का पैराग्राफ कैसे रखना है, मतलब प्रॉपर लगभग शायद 300 वर्ड का ऐसे था एग्जाम में, मैंने 50-100 वर्ड सिर्फ वो टेबल बनाने में लिख दिए थे कि भाई ये कंटेंट तो छूटना नहीं चाहिए। एक दो कोट्स थे, तो ये सब जो टेबल बनाने की प्रैक्टिस है क्वेश्चन पेपर पे, वो सबसे ज्यादा मुझे तो बेस्ट लगी। बाकी लोगों को कोई कोई ये रहता है कि मेन पॉइंट लिख लेते हैं, मेरा उसी टेबल बनाने में ही 50 से 70 वर्ड हो गए थे। तो उनको लगता है कि थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम बच्चों लो। को बच्चों को ये भी डाउट रहता है कि वहां पे नाम लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, क्योंकि वो कहते हैं कि कुछ लग जाता है। तुमने नाम लिखा था किसी का वहां पे, कि इंट्रो में लिखते हैं ना कि वो जो स्टोरी अप्रोच या फिर एनेक्डोट अप्रोच, ऐसा कुछ? मैंने जो कोट अप्रोच अपनाया, सबसे ऊपर कोट लिखा था। तुमने कोट तो वाली अप्रोच यूज नाम, की थी? हाँ वैसे नाम नाम मेंशन करने से कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। वो और ज्यादा अगर कुछ हाईली प्रोमिनेंट लोग हैं उनका, उनसे ज्यादा और वेटेज बढ़ जाता है, मैं तो ये बोलता हूँ। तो मैंने तो नाम इशू नहीं किया था, मैंने 2-3 कोट्स मेरे पास रखे हुए थे गांधी जी के और ये सब के, तो मैंने उनको कोट जरूर किया था। तो मुझे लगता है वो मेरे ऐसे को बाकी लोगों से डिफरेंट बनाता है। यही तो सारा गेम है, कि ये तुम्हें अपने एसे को डिफरेंट बनाना है। हाँ, अगर और कोई ज्यादा नॉर्मल एकदम ऐसे रहेगा हाईली, तो कैसे तुम्हें नंबर मिलेंगे हम्म। ज्यादा? हाँ, और ज्यादा हाई फाई वर्ड यूज करने का, एकदम सिंपल वर्ड में। मेरा फर्स्ट ऐसे देखोगे और लास्ट ऐसे जो मैंने लिखा था, मतलब सिंपल सिंपल वर्ड, एकदम बेसिक बेसिक सा। तो एक दो वर्ड थोड़े से स्टैंडर्ड यूज करने चाहिए। जैसे आप इन्वायरमेंट का ऐसे ऐसे लिख रहे हो, तो इन्वायरमेंट जैसे इन्वायरमेंटल कुछ वर्ड्स होते हैं, वो जैसे आप सोशोलॉजी का ऐसे लिख रहे हो तो सोशोलॉजिकल कुछ वर्ड्स होते हैं, उसे यूज करना थोड़ा सा अच्छा लगता है। अगर वो यूज करते तो थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन इतने ज्यादा हाई फाई नहीं होने चाहिए, पता ही नहीं चला क्या क्या लिख दिए हो। तो इस कारण से मेरा, मुझे लगता है कि मेरा ऐसे बाकी लोगों से डिफरेंट रहा था। बाकी और अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग। वैसे मैं बोल रहा हूँ कि जैसे सर बता रहे हैं बस मानते चले जाओ। अभी शुरू में सेल्फ डाउट होगा, जैसे मुझे शुरू में ये लग रहा था कि मैं ऐसे शुरू कहाँ, जब मैंने फर्स्ट ऐसे लिखा था, और फर्स्ट ऐसे से लिखने से पहले जब मेरा मेंस का रिजल्ट, सॉरी पीटी का रिजल्ट आ गया था, और मेंस का 27 को आई थिंक पीटी का रिजल्ट आया था, 25 जुलाई को। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मेंस कहाँ से करूं, तो उसके बाद मैंने लीव लेके 15 डेज लीव लिया था, और 28 के बाद मैंने पीटी मेंस का तैयारी शुरू किया था। तो उसके उस दौरान अपना थोड़ा सा शेड्यूल, थोड़ा सा टाइट, थोड़ा सा सेल्फिश बनना पड़ता है, ये तो कहूंगा यार।
थोड़ा सा सेल्फिश बनना पड़ता है अपने लिए कि वो उस तो बनना ही उस बीच पड़ता है। थोड़ा, हाँ थोड़ा सा अपने अपने लिए टाइम निकालो। और मैं अगर मैं चाहता तो अभी मैं पूरा शेड्यूल भी दिखा सकता था कि आपको मैं कैसे मैं कैसे फॉलो करता था, वो मेरे मोबाइल मोबाइल में है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा अपने शेड्यूल डिसिप्लिन वे में करो, प्रैक्टिस हो जाएगा। ये डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, मुझे तो यही लगता है। और सर ने वो मुझे वो तरह से सिखाया भी कि अगर सर को इंटरव्यू लेना है 7 बजे, तो मुझे 7 बजे एनी हाउ अटेंड रहना पड़ता था। ये नहीं कि वो सर तो थोड़ा सा वो पोस्टपोन बच्चों को कर पता देते है हो कि अभी मैं और वो, क्लास एकदम एग्जैक्ट टाइम पे चालू हाँ, करता हूँ। तो सर की पंक्चुअलिटी उस हिसाब से तुम लोग कुछ सीख भी सकते हो कि कंसिस्टेंट। सर हम लोग तो सिर्फ एक इंटरव्यू देते हैं और फिर निकल जाते हैं चुपचाप, और सर तो पूरा दिन ही इंटरव्यू। सोचो उनको कितना, सारे बच्चों का पंक्चुअलिटी और ये सब, तो थोड़ा सा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से करोगे तो हो जाएगा, लैंड कर जाओगे कहीं ना कहीं सक्सेस में। और ये सक्सेस होने के बाद नहीं बोल रहा हूँ, ये पहले से ही अगर तुम डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी रखोगे अपने प्रैक्टिस में, हो जाएगा तुम लोग से भी। मुझे भी यही लगता था कि अभी मैं यहाँ पे आके बोल रहा हूँ, लेकिन सर से मेरी पहले भी इंटरेक्शन हो चुका है, तो उस समय मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत काफी कम था। सक्सेस हो जाने के बाद थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन ये है कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मैं तो कहूंगा, थोड़ा सा मैनेज, थोड़ा सा सेल्फिश बनना पड़ता है लास्ट टाइम पे। एक्चुअली मैं तो 25 जुलाई को मेरा पीटी का रिजल्ट आया था, और 13 अगस्त को मेरा मेंस का एग्जाम था। तो इस बीच में पूरी तरह से सेल्फिश हो गया था। सेल्फिश इन द सेंस कि सिर्फ अपने लिए पढ़ना है, अपना सोचना है, बाकी फोन थोड़े से मेरे को पहले से ये सोशल मीडिया का एडिक्शन नहीं है। मैं ना ही आपको सिर्फ व्हाट्सएप पे मिल जाऊंगा, कोई इंस्टाग्राम और ये सब मुझे शुरू से आदत नहीं थी, तो इसलिए ये आदत तो मेरे पास है नहीं। तो अगर उसमें थोड़ा सा वेस्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा अपने लिए सेल्फिश बन जाओ, बस 2-3 महीने 4 महीने एटलीस्ट, ताकि तुम अपना सक्सेस ले लो। लाइफ का उसके बाद सवाल है भाई। फॉलो द सर गाइडलाइन, बस ये लास्ट है, फॉलो द सर गाइडलाइन। बस जैसा कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा सेल्फ डाउट आएगा, लेकिन जैसा कर रहे हैं बस करते जाओ। हाँ, तो वो थोड़ा ये सा है। होता है कि हाँ होता है ना कि लगता है कि यार कहीं गलत ना बता रहे, कहीं गलत ना हाँ। बता रहे और पूरा करियर हम्म। स्पॉइल हो गया, लेकिन ऐसा इस, है नहीं एक्चुअल हाँ, में। इसी चक्कर में एक बच्चे 2-3 मल्टीपल कोचिंग्स में जाते हैं। मतलब कंटेंट भी इतना ज्यादा नहीं लेना चाहिए, कंटेंट भी एक ही जगह से लो, मतलब जो तुमको सूट कर जाए। मुझे सर का सूट कर गया था, मतलब तुम्हें फील आ जाएगा कि हाँ यार ये सूट कर गया है, मुझे यही फॉलो करना है। तो मुझे सर का सूट कर गया था, तो मैं बस कंटेंट काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्ट, क्योंकि मेंस के लिए तुम कितना ही पढ़ोगे, तो क्योंकि मेंस अपने आप में पूरा डिस्क्रिप्टिव, तो कितना एक ऐसे के लिए कितना ही पढ़ोगे। तो इससे बेहतर है, जैसा सर ने बताया, कि क्रॉस ब्रीडिंग करो, एक टॉपिक पढ़ लो, उससे दूसरे से क्रॉस ब्रीडिंग करो, तो वो आराम से कंटेंट बनते चले जाएंगे। हाँ, इस बार वाला ये प्रोग्राम है। ऐसे स्ट्रक्चर का है। हाँ। ओके सुमित, तो हाँ। मैं थोड़ा अपने बारे में ब्रीफ कर देना चाहता हूँ कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2021 में पूरी की थी, और एग्रीकल्चर से। और उसके बाद मैंने शिफ्ट कर दिया, एकदम पूरा अपना डिप्लोमा शिफ्ट कर दिया, और मैं सिविल सर्विस की तरफ मुड़ गया। तो शुरुआत में मैंने 67 बीपीएससी का अटेम्प्ट दिया। मेरा मेंस उस समय 3 मार्क्स से छूट गया था बीपीएससी का। तो उस टाइम मुझे बहुत मतलब गिल्ट फील हो रहा था कि ये कैसे हो गया, अगर 3 मार्क्स मेरा आ जाता। और एक्चुअली मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया था। तो फिर ये फॉर्म आया, लास्ट लास्ट दिन में फॉर्म भरा था। प्रीलिम्स मेरा हो गया क्योंकि पहले से तैयारी थी। पर मेंस के टाइम, क्योंकि इस क्वेश्चन का, इस पेपर का कोई पहले से अता पता नहीं था, कोई पीवाईक्यू वगैरह मेरे पास था नहीं। और बस इधर उधर मैं भटक रहा था टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम का समंदर सर इतना बड़ा है कि उसमें पता ही नहीं चलता है कौन सा यूजफुल है, कौन सा नॉट यूजफुल है। ये सब डिसाइड करने में ही समय बीत जाता है। तो मैं सोच रहा था, जब मेरा प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, तो उसके बाद मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया। इसके लिए मैं 7 दिन 8 दिन और लेट हो गया था। तो एक्चुअली मेरी जो प्रीलिम्स की तैयारी शुरू हुई थी, मेंस की तैयारी शुरू हुई थी, वो 20 जुलाई के आसपास शुरू हुई थी, और 13 अगस्त को पेपर था। और 21 जुलाई को मैं ऐसे एक टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ा था। तो वहाँ पे एक बच्चे ने सर का क्वेश्चन पेपर भेजा। तो मैंने देखा, मैं कह रही यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है कि उसी पैटर्न पे आ रहा है। तो फिर मुझे लगा कि अब सब कुछ छोड़ते हैं, अब बस एक चैनल से जुड़ते हैं। तो उस दिन मैं जितने चैनल से जुड़ा था टेलीग्राम चैनल में, सबको खत्म कर दिया, और फिर सिर्फ द लर्नर्स के साथ जुड़ा था। तो उसके बाद सर से बात हुई, तो सच में सर ने बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में सच में या झूठ बोल रहे हो? मेंस की, सही में सर। अच्छा। इस इस झूठ की, क्योंकि जो सर ने पहले ही बता दिया, और सुमित भाई जी ने भी पहले ही बताया कि सर वो जो पहले माइंड मैप तैयार करने को कहते हैं ना, ऐसे जैसे डिस्क्रिप्टिव पेपर में। और ऐसे एक ऐसा चीज है कि वो मल्टी डायमेंशनल चीज है। उसका अप्रोच आप पकड़ लेंगे सही रास्ते से, अगर एक बार माइंड में सेटअप कर लेंगे,
तो उसको आप एकदम पूरी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं और अच्छे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि डिफरेंस यहीं पे आता है। बाकी सारे जो ग्रामर सेक्शन हो गए या पैराग्राफ वाले सेक्शन हो गए, उसमें तो सारे लोग कमोबेश थोड़ा बहुत अंतर रहता है, लेकिन मेन डिफरेंस ऐसे के मार्क्स से ही आता है। तो सर ने जो वो आइडिया मुझे बताया, और सर के जो सर पढ़ाते थे, वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स देते थे, तो मैं तो दो दो बार एक एक वीडियो लेक्चर्स देखता था। करीब 2-2 घंटे के होते थे सर, है ना, कोई कोई 40 मिनट 2-2 घंटे तक के वीडियो होते थे। मैं खाने पीने का ब्रेक छोड़ के बाकी टाइम 2 बार कम से कम एक वीडियो देखा था। 20 वीडियो एक दिन में देख चुका था, 20 दिन में ही। और प्रैक्टिस भी करता था मैं। तो जो एक माइंड मैप बनाने का है ना, कि आप पहले 5 मिनट सोच के उस ऐसे के लिए पहले 5 मिनट सोच के और फिर उसके बाद आप लिखना चालू करते हैं ना, तो रफ्तार बना जाता है कि आप स्टेप बिठा लेते हैं मन में कि अच्छा इस चीज से पूछा है ऐसे तो ये चीज लिखूंगा, इसके बाद ये चीज लिखूंगा। जैसे बहुत सारा मन में कि ऐसे कैसे लिखना शुरू करें, तो ऐसे लिखने का जो सर ने तरीका बताया है, और कहीं भी 2-4 जगह मैंने और भी देखा है, पर शुरुआत और मैंने सर का ही माना था कि बेसिकली आप एनेक्डोट से शुरुआत करिए या स्टोरी टेलिंग से शुरुआत करिए। तो मुझे स्टोरी टेलिंग वाली कहानी बहुत अच्छी लगती है, और मैंने अपना एग्जाम इसी से शुरुआत किया है, और मुझे उम्मीद है कि मुझे ऐसे में अच्छे खासे मार्क्स मिले होंगे इस वाले डिस्क्रिप्टिव पेपर में। और ये भी अभी जैसे सर ने पूछा कि किसी का नाम ले सकते हैं ऐसे में, तो मैंने हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपने ऐसे में जो मैंने मेंस में लिखा था, उसमें मैंने एक कोई भी रैंडम सा नाम ले लिया था। मैंने क्लाइमेट चेंज वाले इशू पे ऐसे लिखा था कि कैसे फार्मर्स के और मतलब कैसे ह्यूमन इम्पैक्ट पर और इन्वायरमेंट लाइफ पर जो ग्लोबल वार्मिंग है इसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो उसमें मैंने कहीं के रैंडमली कहीं के किसान का नाम ले लिया और उससे ऐसे शुरुआत कर दी कि कुछ समय पहले की बात है, उसकी जो लाइफ स्टाइल चल रही थी अच्छी चल रही थी, पर धीरे धीरे उसके सामने ये सारी समस्याएं आने लगी। फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया कि आखिर ऐसा हम सोचते हैं क्यों। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा सोचा, करने लग गए हैं ये वाली अप्रोच को फॉलो, कि एक स्टोरी बनाते हैं फिर क्वेश्चन मार्क करते हैं। और सबसे सबसे ज्यादा हाँ सबसे ज्यादा जो एस्से लिखे थे मेरे स्टूडेंट्स में, वो सचिन ने ही लिखे थे। 17 मतलब उस टाइम में 25 में टॉपिक देता था, और सचिन ने 17 या 18 जो पेपर थे वो कंटिन्यू लिखे थे। और एग्जाम से पहले एक दिन पहले भी पेपर लिखा था इसने, और मेरे से चेक करवाया था, मुझे याद है। यस सर, एक्चुअली 20 था सर। तो 20 था, सॉरी। तो सुमित, यस सर। हाँ कैमरा ऑन और करो। अब तुम दोनों आंसर दो बच्चों के, कुछ पूछना चाहते हैं तो वो, हाँ अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है इन दोनों से तो पूछ सकता है, दोनों आंसर देंगे। हाँ लक्ष्मी बोलिए। ठीक है, मैं बताता हूँ। लक्ष्मी बोल रही है कि पॉइंट्स एंड ऑल सब होते हैं, बस सेंटेंस फ्रेम नहीं हो पाता, और ऐसा लगता लिखते टाइम कि ये बेस्ट नहीं है। अच्छा लाइब्रेरी में, ठीक है ठीक है। देखो लक्ष्मी क्या कह रही है कि पॉइंट्स वगैरह सब होते हैं इसके पास, ठीक है, सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पाती है, कि जब लिखती है तो ऐसे लगता है कि अपना बेस्ट नहीं दे रही है। तो कुछ तुम एडवाइस देना चाहोगे? मैं बताना चाहूंगा, ऐसा मेरे साथ भी होता था, क्योंकि मैं जब पहले ऐसे जब सर देते थे तो मैं एक टाइम फिक्स कर लेता था कि अच्छा इतने में लिख देना है, और ऐसे पे मेरा ज्यादा टाइम जाता था। और शुरुआत में मुझे भी लगा था, सर ने भी गाइड किया कि शुरुआत में मेरे भी अच्छे ऐसे नहीं हो रहे थे। ये सारी प्रैक्टिस की बात है, इसके लिए मैं कहूँगा प्रैक्टिस और एक प्रॉपर गाइडेंस, कि जो आपको बता पाए कि अच्छा हाँ यहाँ पे आपका मिस्टेक हो रहा है। और सर ने ये काम मतलब हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से ग्रूम किया था, अच्छे तरीके से ट्रिम किया था, और हम भाग्यशाली हैं कि यहाँ तक पहुंच पाए। मुझे लगता है कि सर नहीं होते तो फिर इंटरव्यू और मेंस से लेके इंटरव्यू तक का रास्ता जो था वो बड़ा कठिन था। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। हमारे यहाँ हमारे बोर्ड में कुछ लोगों को मतलब बहुत ऐसे ऐसे लड़के हैं जिनको इंटरव्यू में 1.5 मार्क्स 1 मार्क्स ऐसे तक मिले हैं। सुमित तुम बताओ कुछ, कैसे टैकल करें इस प्रॉब्लम को, कि पॉइंट्स वगैरह सब होते हैं। और अभी हाँ। रजत ने भी एक क्वेश्चन पूछा है। हाँ प्रैक्टिस ही इसका सॉल्यूशन है सर, प्रैक्टिस के साथ गाइडेंस प्रॉपर। ठीक है, रजत ने भी एक क्वेश्चन पूछा है कि टॉपिक के लिए रिसर्च कैसे करें इफेक्टिवली और एफिशिएंटली।
और लक्ष्मी का तो तुम्हें पता ही है कि पॉइंट्स वगैरह सब होते हैं, सेंटेंस फ्रेम हम्म में प्रॉब्लम आती है। तो हम्म सुमित तुम बताओ कि क्या सॉल्यूशन होना चाहिए इसका। सर शुरू में जो लक्ष्मी को प्रॉब्लम आ रही है वही सेम आ रहा था। मैंने पॉइंट सारे कैलकुलेट कर लिए कि इसके एडवांटेज क्या है, डिमेरिट्स क्या है। मतलब कि ये हुआ कि जो लक्ष्मी को प्रॉब्लम आ रही है वो सबकी कॉमन सेम सेम, प्रॉब्लम है, क्योंकि हाँ ये सेम सचिन प्रॉब्लम। को भी प्रॉब्लम हो रही थी, ये तुम्हें भी हाँ। प्रॉब्लम हो रही थी, ये हम्म। लक्ष्मी को भी हो रही है, मैक्सिमम लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि पॉइंट्स होते हैं, हम्म। सेंटेंस फ्रेम करने में बहुत प्रॉब्लम आती हाँ है। और बिल्कुल, और ये पहला मेंस है जो मैंने लिखा है किसी भी एग्जाम का, ये पहला मेंस था। तो मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि इससे पहले मेंस कभी नहीं लिखा था मैंने किसी भी एग्जाम में। सिर्फ प्री देता, असिस्टेंट में भी हुआ मेरा तो उसमें सिर्फ प्री था, और उसमें भी टेक्निकल ग्राउंड में था। तो मैंने, ये मेरा पहला मेंस था। और जो ये प्रॉब्लम है ना कि सेंटेंस तुम यही करते हो, इंट्रोडक्शन में ये लिखेंगे, मेरिट्स में ये लिखेंगे, डिमेरिट्स में ये लिखेंगे, सेम काम यही मैं करता था। मेन मेन इंप्रूवमेंट मेरा तब हुआ जब एक पैरा से दूसरे पैरा के बीच में कुछ कनेक्टिंग लाइंस तुम डॉट नहीं कर पा रहे हो। अगर वो जॉट कर लोगे कनेक्टिंग लाइंस, तो वो एक फ्लो में बन जाएगा। एक फ्लो, तुम्हारा अभी टॉपिक, तुम्हारा जो भी ऐसे होगा वो अभी पैराग्राफ वाइज होगा कि इसमें ये लिखेंगे, इसमें ये लिखेंगे, इसमें ये लिखेंगे। बस एक पैरा से दूसरे पैरा के बीच में कनेक्टिंग लाइंस ढूंढ लो, बस वो हो जाएगा। तो तुम्हारा सबसे अच्छा बात यह है कि तुम्हें कम से कम बिल्कुल पॉइंट्स बिल्कुल। मिल रहे हैं, तुम एक लेवल ऊपर हो बाकी लोगों से। बहुत लोगों को, मेरा तो शुरू में यह हालत था, मैं पॉइंट्स ही नहीं लिख पाता था। एक दो इंटरव्यू, एक दो ऐसे पढ़ने के बाद मैं एक दो ऐसे लिखने की ट्राई करता था, ऐसे पढ़ने के बाद सेम टॉपिक पे। तो उसमें बस मुझे यही लगा कि शुरू में मेरा, तुम जिस स्टेज पे उसी स्टेज पे मैं भी पहुंचा था। बस वो कनेक्टिंग जो लाइंस है ना, वो कनेक्टिंग लाइंस तुम एक बार वो कर लो। जैसे कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, हाउ एवर, फर्दर मोर, इस तरफ से, कि उसको कनेक्ट करने में ये सब वर्ड्स काम आते हैं। तो वो कर लोगे, तुम्हारा काम, आधा काम हो चुका है। बस थोड़ा सा और अपने आप को पुश करो ये कनेक्टिंग वाले में, कि एक पैरा से दूसरे पैरा को कैसे कनेक्शन में डालें। क्योंकि इंट्रोडक्शन के बाद आप डायरेक्ट मेरिट या डिमेरिट में नहीं आ सकते हो, उसके लिए कुछ ना कुछ आपको बैकग्राउंड, जिसको बनाना कहते हो, जो आप इंट्रोडक्शन में पूरी तरह से पूरे ऐसे का बैकग्राउंड बनाते हो, उसी तरह से एक पैरा से दूसरे पैरा के बीच में आने के लिए आप बैकग्राउंड बना लो थोड़ा सा, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा मुझे लगता है आराम से। सुमित का ऐसे बहुत अच्छा था, इसका इसके वो बता रहा है कि तरीका बताने का। एक और क्वेश्चन है लर्नर्स विद मी के साथ, सर पैराग्राफ में ही लिखना है ऐसे और 300 वर्ड से ज्यादा हो गया तो मार्क्स कट जाएंगे क्या? लक्ष्मी ने थैंक यू बोला है तुम्हारे सजेशन के लिए, सुमित और सचिन। तो थैंक्स। अब इसका आंसर दो। लर्नर्स ने बोला है कि पैराग्राफ में लिखना है क्या, और 300 वर्ड से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? सचिन जी। हाँ पहले सचिन तुम बताओ, आज तुम टीचर हो। जी बताता हूँ। गुरु के सामने हमेशा कुछ नहीं है सर। सर इस पैराग्राफ में लिखना, कोई मटेरियल पकड़ लें कि इस चीज के बारे में लिखना है, इसके प्रोज के बारे में लिखना है, कोई टॉपिक है उसके प्रोज के बारे में लिखना है, तो उसका एक पैराग्राफ है। और फिर उसके कॉन्स के बारे में लिखना है, तो कुछ उससे कनेक्टिंग डॉट्स देके फिर हम उसके कॉन्स के बारे में लिखना शुरू कर देंगे। और ये जो वर्ड लिमिट की बात है, तो ये कुछ इसमें थोड़ा बहुत छूट है। ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि उतने वर्ड यूज करने में, मतलब थोड़ा बहुत चलता नहीं आने वाले है ना? हार्ड एंड फास्ट रूल। हाँ हाँ हार्ड रूल। हाँ क्योंकि मुझे अपना ऐसे मैंने काउंट किया था कि मैंने कर करने मैंने 333 वर्ड का लिखा हुआ। सचिन तुम्हारी सैलरी नहीं आ रही क्या? तुम्हारी सैलरी बंद है, नेट लगवाओ। नेट लगवाओ घर में, ठीक है? नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए सारा। सुमित तुम बताओ, इसका आंसर बताओ। यस सर, मैंने जो गलती की थी, ये मेरा फर्स्ट ऐसे है, अगर होता तो मैं आपको मोबाइल दिखा देता। ये देखो, इसमें मैंने गलती ये की है, मैंने पॉइंट वाइज लिखा, अगर आपको दिख रहा हो तो शायद। हाँ दिख रहा है, ये वाला हाँ ये दिख पॉइंट, ये सर का क्रॉस किया हुआ है कि ऐसे नहीं लिखना है, पैराग्राफ में ही लिखना है। तो पैराग्राफ में तो लिखना ही है। और रही बात वर्ड लिमिट की, तो मुझे लगता है कि वर्ड लिमिट एक्सीड तब होता है जब आपके थॉट्स पूरी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं हो, मतलब लिखते चले जा रहे। और प्लस मुझे याद है, शायद मेरे भी ऐसे में 300 शायद वर्ड्स आए थे, तो मैंने 330 तक लिमिट कर दिया था। तो इतना ऐसा नहीं है कि 300 है तो एकदम 300,
280 से लेके 330 तक आप जा सकते हो, प्लस तुमने माइनस कितने 30 वर्ड्स लिखे चलता है थे? कोई तुमने कितने वर्ड्स लिखे थे? मैंने 300 का था तो 330 लिखे थे मैंने, अच्छा, मुझे तुमने याद है। 330 वर्ड लिखे थे? हाँ हाँ, मैंने ज्यादा लिख दिए थे 30 वर्ड तो। ज्यादा लिखे थे? हाँ हाँ, तो इससे मतलब कोई, मुझे ये लगता है कि 280 से लेके, अगर 280 से लेके 330 के बीच में है तो कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़े से थॉट्स को कंट्रोल करने पड़ते हैं उस समय। ऐसे लिखने वक्त मैंने ये फील किया था कि अरे ये भी पॉइंट लिख देता हूँ, ये भी पॉइंट लिख देता हूँ, बस लिखते चले जाता हूँ। तो उस समय थोड़ा सा लिमिट करना पड़ता था, खास करके जब आप ऐसे को एंड कर रहे हो तो। फर्स्ट इम्पैक्ट और लास्ट इम्पैक्ट, वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। वो लास्ट इम्पैक्ट वाली लाइन की ये वाला ज्यादा इम्पैक्टफुलनेस है, वो कर लो कि फर्स्ट फर्स्ट इंप्रेशन आपका सही बने, और लास्ट इंप्रेशन जाते जाते भी आपने अच्छा इंप्रेशन बना दिया है। क्योंकि बीच का कंटेंट लगभग सबका सेम ही रहता है, सब प्रोज कॉन्स इंट्रोडक्टरी और बेसिक ये सब बताएंगे, डेटा बताएंगे, फैक्चुअल बताएंगे, ये सब रहता है, किसी में ज्यादा किसी में कम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि फर्स्ट और लास्ट इंपैक्ट तुम्हारा बेटर होना, बेस्ट होना चाहिए बेसिकली, वो अच्छा, सबसे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूजा का। पूजा पूछ रही है कि मैक्सिमम पेज कितने होने चाहिए? पेजेस देखो, ऑन एन एवरेज एक लाइन में मैं 10 वर्ड लेके चलता हूँ, एक लाइन में 10 वर्ड लेके चलता हूँ। तो उस हिसाब से तुम देख लो, अगर 300 वर्ड है तो 30 लाइन, तो 30 से 35 भी लाइन चलो, 35 नहीं, 50 वर्ड हो गए, 30 से 32 33 लाइन भी चले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। उस हिसाब से अब तुम पेज तो साइज पे डिपेंड करता है, तो मैं एक लाइन में मान के चलता हूँ, एक लाइन में जनरली लोग 8 से 10 वर्ड लिखते हैं, तो उस हिसाब से अपनी अपनी नंबर ऑफ लाइन्स काउंट कर लो। पेजेस का तो उतना ज्यादा वो नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन शिखा का है। सचिन, अगर नेट सही हो गया हो तो आंसर देना इसका। शिखा कादियान बोलती है हाँ कि सर बोलिए। हाँ, ज्यादा पॉइंट लिखने के चक्कर में रिलेशन नहीं एस्टेब्लिश कर पाती, कोरिलेट नहीं कर पाती, इसका क्या सॉल्यूशन है? उसके लिए सर हमें कुछ ऐसे वर्ड खोजने होंगे, जैसे मतलब बहुत ज्यादा पॉइंट है एक ही चीज के बारे में, हम अगर उसको फेर बदल करके पॉइंट लिखते रहेंगे तो एग्जामिनर इरिटेट हो जाएगा कि ये एक ही चीज को बार बार क्यों लिखना चाह रहा है अलग अलग वर्ड्स में। अच्छा, तो हाँ, इस चीज का उसके आंसर लिए दो, हमें कनेक्ट। पारुल का आंसर दो। ये वाला क्वेश्चन मेरे को पता है कि मैक्सिमम बच्चों के जो जिन्होंने क्लासेस लिए उनके मन के अंदर होगा कि पारुल पूछती है कि उसको क्या प्रॉब्लम आती है कि एक टॉपिक पे थॉट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि लेक्चर में बहुत ज्यादा बताता हूं मैं, तो उनको क्या होता है, थॉट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो लिमिट एक्सीड हो जाती है। इसका क्या सॉल्यूशन है? सर मैं इसका बताना चाहूंगा कि अभी हम अगर घर में रिलैक्स वाले माहौल में लिखते हैं तो सारे फैक्ट्स हमें याद रहते हैं और हम लिख हाँ, देते ये हैं चीज उसको। भी है। लेकिन अगर एक्चुअल एग्जाम में बैठेंगे ना सर, तो कोई भी हो, मतलब जैसे मैंने एक आईएएस भैया से भी गाइडेंस लिया था, अंशुमान राज उनका नाम था, हम्म 2020 बैच के थे। तो वो भी बता रहे थे कि मेरा भी ये कंसर्न था कि मैं इतना ज्यादा हो जाता है भैया, मैं कैसे लिखूंगा। तो उन्होंने भी यही बताया था कि तुम एग्जाम देने जाना, उसके हाँ, बाद आके मुझसे बात करना कि तुम कितना याद कर पाए थे। तो यही है कि एग्जाम टाइम में बैठने पर ना सर, ऑलमोस्ट 30 to 40% चीजें वाइप आउट हो जाती है ऑटोमेटिकली। हम्म हम्म। ये होता है। तो उस एग्जाम टाइम में प्रेशर होता है, उस टाइम प्रेशर। हाँ सर, तो अच्छा, उस ये टाइम चीजें खोजनी पड़ती है। तो लर्नर्स विद मी एक और क्वेश्चन पूछना चाहता है कि इसमें कैसे टाइप की सीट में, मतलब तुम्हारी जॉब प्रोफाइल कैसी है, वो पूछना चाहता है बेसिकली कि कैसी जॉब प्रोफाइल है। सुमित, तुम कौन से उसमें हो, सेक्शन में? मैं सर टीसी राइटिंग में हूँ अभी, टीसी राइटिंग क्रिमिनल साइड हूँ। और सचिन, और ये अच्छा। दोनों एक ही जगह है और लेकिन ये दोनों मिले नहीं है मेरी हाँ, अ, आप अब किस में हो मिलेंगे सचिन? जरूर सर। मेरा लिस्टिंग है, मेरा लिस्टिंग सेक्शन है सर। अच्छा, अपूर्वा का एक क्वेश्चन है कि कहाँ से प्रैक्टिस करे, कि अगर जो बच्चा क्लास नहीं ले रहा उसको कहाँ से प्रैक्टिस करनी चाहिए? क्या सर? जो पढ़न। बच्चा क्लास नहीं ले रहा उसको कहाँ से प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो सेल्फ स्टडी कर रहा है, उसके लिए कुछ बताओ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है अपूर्वा का। हाँ सर, उसके लिए सर बेसिकली कुछ बुक्स हैं सर। मतलब अगर ऐसे वगैरह के लिए, जैसे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए हम्म बुक्स का तो सहारा लेना ही होगा सर। कुछ हम्म बुक्स हैं, और आजकल इंटरनेट पे बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। और मैं सबसे ज्यादा इस चीज पे फोकस करना चाहूंगा कि जो डेली न्यूज़पेपर आता है यहाँ से, हम्म इसको न्यूज़पेपर सबसे ज्यादा जो की है। हाँ, इसका कम से कम एडिटोरियल का वो पढ़ा जाए कम से कम। सुमित, तुम्हारी क्या कोई भी राय हो, द है? हिंदू हो।
हाँ सर, बिल्कुल राघव से एग्री करता हूँ। और सचिन मुझे नाम लगता है है, वैसे उसका। हाँ राघव सर, पता नहीं क्यों लगता है। सचिन से बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात पे। और मुझे लगता है कि अगर मेरे ऐसे में थोड़े से कम मार्क्स रह गए होंगे तो इस वजह से, क्योंकि मैंने एडिटोरियल काफी बाद में पढ़ना चालू किया, और जब मैंने कोई भी एडिटोरियल अभी तक पढ़ा, मैं उसमें एक चीज बहुत एकदम ऐसे के मैटर में पूरा पैराग्राफ वाइज रहता है। सबसे पहले वो बैकग्राउंड प्रिपेयर करते हैं, फिर उसके बारे में लिखते हैं, और फिर उसका क्रिटिक इवेल्युएशन करते हैं। तो वो मुझे सबसे ज्यादा, मतलब क्रिटिक्स जो इवेल्युएशन वो वाला पार्ट है, वो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, और वो ऐसे में बिल्कुल काम आ सकता है क्रिटिकली ये। इवैल्यूएट करना और हाँ सर मैं चाहिए इसके लिए हाँ सचिन। और इसके लिए मैं ये भी सलाह देना चाहूंगा सर कि और इसके लिए मैं ये भी सलाह देना चाहूंगा कि अब हमें ऐसा नहीं करना है कि वो सीरियसली सीधे जाके द हिंदू या किसी को पढ़ने लगना है। ठीक है, पढ़ना भी है, लेकिन आजकल यूट्यूब वगैरह पे सर डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स है, वेरियस चैनल्स हैं। सर खुद अब द हिंदू डेली भेजते हैं, तो वो लोग डेली जैसे एनालिसिस कराते हैं उसका। तो कुछ कुछ चीजें धीरे धीरे वहां से सीखेंगे सर, फिर अपने आप लाइन अप हो जाएगा। क्योंकि मैंने भी ऐसे ही प्रैक्टिस किया था सर शुरुआत में, जब मैं बीपीएससी का दे रहा था तो 2022 के आसपास में। तो अच्छा, उस टाइम मैंने ऐसे एक ही अपने आप को लाइन अप किया था सर। लर्नर्स विद मी का एक और क्वेश्चन है कि अगर अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम तक लिख पाएंगे ऐसे? बिल्कुल। कब एग्जाम है सर? एग्जाम अभी इनका तो प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आया, अभी तो दूर है एग्जाम। तब तो काफी है। अभी तो बहुत दूर, काफी टाइम है सर। मैं खुद बता रहा हूँ सर कि मैं 13 को हम लोग का एग्जाम था, मैं 21 तारीख से शुरू किया था, और 21 जुलाई से। मैं 28 से शुरू किया था, और वो मेरा फर्स्ट मेंस था। इससे पहले मेंस की क्लास भी मैंने तो ली हाँ, थी, तो फिर नहीं भी ली लेट थी। किए थे। तो क्योंकि मुझे लीव में हाँ। प्रॉब्लम हो गया था, लीव दे नहीं रहे थे, तो मुझे ऑफिशियली कुछ इशू आ गया वो था। वालों को तो ज्यादा उसको, प्रॉब्लम आती है। हाँ, उसको टैकल करके फिर मैंने 28 से मैंने प्रॉपर अपना प्रिपरेशन चालू किया था। अच्छा, एक पूजा तो मान का भी एक सवाल है कि मतलब इनके अंदर ट्रांसलेशन भी है, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो उसके लिए कोई बेस्ट सजेशन अगर तुम देना चाहो तो? देखो उसके पूजा, अगर लिए फिर इसकी सर वर्ड प्रिपरेशन पावर। ट्रांसलेशन के लिए बेसिकली तुम्हें क्या करना है कि है ना, कोई भी सोर्स देखो तुम, ठीक है? कोई भी सोर्स देखो, हिंदी का न्यूज़पेपर देखो, या कहीं से भी हिंदी का तुम्हें कंटेंट मिल जाता है, ठीक है? तो उससे हिंदी टू इंग्लिश पहले ट्रांसलेट करो, ठीक है? पहले तुमने ट्रांसलेट कर लिया, ट्रांसलेट करने के बाद अब तो तुम्हें चेक करना है, खुद ही उसे उसको इवेल्युएट करना है, ठीक है? अब तुम क्या कर सकती हो कि उसको गूगल ट्रांसलेटर पे ट्रांसलेट करो, और फिर वहां से चेक करो कि तुमने क्या क्या मिस्टेक करी है। ये बेस्ट अप्रोच हो सकती है। अपूर्वा का क्वेश्चन है कितने पैसेज रोज लिखे? गार्गी का क्वेश्चन, पैसेज मतलब शायद वो राइटिंग से इसका मतलब है अपूर्वा का, कि कितने कितने टेस्ट लिखे, ये सारी चीज। गार्गी का क्वेश्चन है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए क्या करें? उसके लिए सर थोड़ा सा अपने आप में स्ट्रिक्टनेस लाना सेल्फ होगा सेल्फ थोड़ा डिसिप्लिन तो लाना पड़ेगा सर, कैसे लाना इसमें तो पड़ेगा, कोई तरीका बताओ। स, राघव, हाँ, सॉरी मैं बताना सचिन। चाहूंगा। हाँ ठीक है। देखो, सर जैसे मैं पहले मैं सोशल मीडिया गारंटी पर को काफी सबसे ज्यादा एक्टिव ना था। कंसिस्टेंसी के लिए पता है क्या करना पड़ेगा तुम्हें? तुम्हें एक शेड्यूल हाँ बनाना सर। पड़ेगा, ठीक है? शेड्यूल बनाने के लिए बहुत सारी ऐप आती हैं। गूगल जो कैलेंडर है वो भी अपने आप में एक ऐप है, ठीक है? उससे भी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो सकती है। एक है ना, एक चीज होती है कि हम आंखों देखी मक्खी है ना, निकल नहीं सकते, ठीक है? अगर तुम्हें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है तो एक डायरी बनाओ, ठीक है? डायरी में तुम अपना शेड्यूल लिखो कि तुम्हें किस टाइम पे क्या चीजें करनी है, ठीक है? ये तुमने शेड्यूल बनाया, उसके सामने पॉइंट बनाओ। अब अगर तुम उसको फॉलो नहीं करती तो क्रॉस कर दो, सिंपली ये चीज करनी है। और शाम को जब रात को जो सोओगी उससे पहले देखना कि तुमने क्या क्या चीजें नहीं करी, बस इतना करना। नेक्स्ट डे फिर वही चीज करनी है, और फिर रात को देखना क्या क्या चीजें नहीं करी। जब ये और चीज सर एक वीक तक कर लोगी ना, तो पता है क्या होगा कि तुम ऑटोमेटिकली देखोगे कि तुम अपने आप को इम्प्रूव कर रही हो, क्योंकि तुम्हें पता चल रहा है तुम मिस्टेक कहाँ कर रही हो। तो इससे और सर कंसिस्टेंसी मैं मेंटेन होती है। और सर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा हाँ हाँ, बोलो इसके लिए, बोलो। क्योंकि मैं इस चीज का शिकार रहा हूँ। क्योंकि हम्म, मुझे इंस्टाग्राम की लत लगी थी नई नई। पहले तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट था, लेकिन 2022 में मुझे इंस्टाग्राम की खूब लत लगी थी। मैं अब 6 से देखो 8 घंटे तक इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम कौन पे मना कर देता रहा है था। तुम्हें? लेकिन लेकिन फिर सर मैं इसके लिए सेल्फ डिटरमाइन हाँ, होना पड़ेगा। सेल्फ डिटरमाइन तो। मैंने एक दिन डिसाइड किया कि आज से इंस्टाग्राम बंद। तो उसके बाद हम्म मैंने बंद किया, आज तक नहीं देखा सर उसके पीछे। आज तक अरे मेरा बाप इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, मैंने सब हम्म डिलीट कर दिया सर। बहुत बेचैनी होती थी कि अब खोल लेता हूँ, अब जय खोल लेता हूँ। जय का एक क्वेश्चन है, जय डागर का
कि योजना मैगजीन आती है ना एक, जो यूपीएससी वाले और बीपीएससी वाले बहुत पढ़ते हैं, इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों होती है, तो क्या इसको यूज कर सकते हैं ट्रांसलेशन करने के लिए? बिल्कुल डागर यूज कर सकते बढ़िया, हैं, बहुत बढ़िया है अच्छी सर, चीज बड़े बढ़िया है, बढ़िया बिल्कुल है, अच्छा है, बढ़िया। बहुत अच्छी बिल्कुल चीज है सही वो। है सर। उससे दो चीज होगी जय, कि एक तो तुम्हारा क्या होगा ना कि कंटेंट एनरिच होगा, ठीक है, तुम्हें लिखने का तरीका पता चलेगा, क्योंकि उसके अंदर मैगजीन में उन्होंने उसी प्रॉपर चैनल से लिख रखा है जो हम हम्म क्लास में हाँ सीखते सर। हैं, ठीक है। तो जब तुम उस मैगजीन को पढ़ोगे तो तुम्हारा जो तरीका है वो तुम्हें समझ आएगा, प्लस तुम्हारी ट्रांसलेशन इंप्रूव होगी, ठीक है। यस नेक्स्ट सर, पूजा यस का सर, क्वेश्चन है बिल्कुल। कि एस्से की लेंथ कितने पेज तक स्ट्रेच कर सकते हैं? एक बार दोबारा आंसर वो दे दो। वो डिपेंड करता है सर कि राइटिंग, मतलब जैसे कोई आदमी है कि एक लाइन में काफी सारे शब्द हटा देता है, वो तो हम्म एक वर्ड लिमिट रहती है सर कि हाँ, वर्ड आपको लिमिट। इतना में लिखना है। देखो पूजा, सुमित ने अभी बताया था ये कि 330 वर्ड तक वो लिख के आया था अपने एग्जाम में, और उसने क्वालिफाई करा है, तो लिख सकते हैं, इतना स्ट्रेच कर सकते हैं। मतलब नेक्स्ट, नंबर ऑफ पेजेस गिनने की जरूरत नहीं है एक लाइन में आप एवरेज कितना वर्ड्स लिख पा रहे हो, 8 to 10 हाँ वर्ड्स जनरली लोग लिखते हैं सर, ये उस हिसाब बेस्ट दस से। अप्रोच है। परसेंट हाँ इधर उधर का कोई मान, हमने खुद हाँ। लिखा है। हम्म ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्नर्स विद मीका की टाइपिंग के बारे में थोड़ा बताओ, तुम्हारी भी टाइपिंग थी या नहीं थी टाइपिंग? हाँ हाँ, टाइपिंग थी। हाँ, टाइपिंग के बारे में बताओ कुछ यार, कि कैसे करना चाहिए, पर सीपीटी वालों टाइपिंग को। का स्पीड नहीं, स्पीड, हाँ सर, टाइपिंग सिर्फ हम लोग में सीपीटी था, क्वालिफाइंग था, उसमें स्पीड हम्म मैटर नहीं करता था, स्पीड का हम्म कोई स्पेसिफिकेशन नहीं था, लेकिन स्पीड हम्म मैटर करता था सर। क्यों? क्योंकि हमें हाँ टाइप करके, जैसे हमें था कि एमएस वर्ड पे और एमएस एक्सेल में वो जो हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए थे उसको फॉलो करने थे, तो उसके लिए पहले टाइपिंग करनी होती थी सर। पहले टाइप करके तब उस पे आपको वो चीज परफॉर्म करनी होती थी, जैसे बोल्ड इटालिक करना, फिर वाटर मार्क लगाना, हेडर हम्म फुटर, ये सारी चीजें लगाना। हम्म तो अगर हम विद इन गिवन टाइम लिमिट सर, अगर हम टाइप ही नहीं कर पाएंगे तो फिर उस पे फॉलो, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कैसे कर पाएंगे? हम्म तो इसके लिए एक एवरेज, और इसके लिए डरना भी नहीं है, क्योंकि मेरी स्पीड 12-15 की है अभी भी। अभी भी 15 मेरी से स्पीड 15 12-15। 15 पहुंच गए काफी है सर, उससे हो जाता है हाँ, अपना काम। और मैं तो बीटेक मतलब स्टूडेंट रहा हूँ, इस तो जैसे इस एग्जाम के लिए। इस जैसे एग्जाम के लिए आराम से हो अच्छा, जाएगा सर। हाँ, ये एक पूजा का एक और क्वेश्चन है, जो टाइपिंग होगी क्या स्क्रीन टू स्क्रीन होगी? नहीं, नहीं नहीं हम सर, लोग को तो कीबोर्ड, वर्ड में करवाया गया था। वर्ड कैसे में हुई थी कराया टाइपिंग, मतलब वो मतलब कंटेंट कैसे दिखता हमें था? पेपर मिला था सर, पेपर पेपर मिला मिला था। था। पेपर पे मेरा 169 वर्ड के आसपास का था फर्स्ट डे में, हम्म और उसको टाइप करना था सर कीबोर्ड पे, फिर उसमें जो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे उसको फॉलो करना हम्म होता था, जैसे बोल्ड इटालिक करना, उसमें बुक मार्क लगाना, अच्छा अच्छा, मतलब तुम्हें फिर पेपर दे रखा उसमें था, हाँ, और पेपर पेपर के अंदर टाइप प्राइजेस पेपर था। हाँ मेंशन थी हाँ कि क्या क्या चीज तुम्हें हाँ। करनी है, ये बेसिकली हम्म। सीपीटी होता है ना? हाँ, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल दोनों में तो इंस्ट्रक्शन दे रखे तुम्हारा थे, जैसे क्वालिफाई हो गया था? हाँ सर। क्या सर? घंटे। हाँ, पूरा हो गया था। हाँ, मुझे लगता है कि मेरा भी 15 अगर 24-25। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपूर्वा का। अपूर्वा पूछती है कितने ऐसे करने चाहिए रोज? ये तो सचिन से बेटर कोई नहीं बताएगा। सचिन कितने करते थे? सचिन तो बहुत लिखता था। सचिन मैंने तो सचिन पता है क्या करता था? सचिन है ना, ऐसे भेजने के बाद ऐसे हाथ वाला साइन भेज देता था कि प्लीज इसे चेक कर दो। मैंने तो काफी कम ऐसे लिखे हैं, और सर को तो मैंने सिर्फ एक ही ऐसे भेजा था। उसके बाद एक्चुअली मेरा मेरा ये कंसर्न था कि जो बाकी पोर्शन है, मैंने पिछले 5 साल से जॉब कर रहा था, और मुझे आइडिया ही नहीं था कि मेंस का पेपर, मतलब मेंस में ऐसे वगैरह दिए तो था, लेकिन बाकी जो पोर्शन था मेरा ग्रामर का, वो पूरी तरह से ब्लैंक था। ग्रामर इन द सेंस, जैसे ये सिनोनिम्स, सिनोनिम एंटोनिम्स, जैसे प्रोवर्ब, ये सब मेरा पूरा ब्लैंक था। तो इसलिए मैं वो काफी भी कम काफी हाँ। तो ये प्रोवर्ब वाला काम मैंने अजय सिन्हा के बुक से किया था। उसका पूरा प्रोवर्ब 30-32 पेज का था वो। वो उस बीच दौरान मैंने पूरा रट गया था, और प्रोवर्ब से पूरा 6 के 6 आए थे, 6 के 6 पूरा डिट्टो मैच कर गए थे। तो मैं उस पर थोड़ा ज्यादा अच्छा फोकस करने हाँ। लगा था। अच्छा सर, जैसे ये ऐसे लिखने वाली बात है, कितने ऐसे की, तो मैं ये कहना चाहूंगा सर कि क्वांटिटी मैटर नहीं करता है सर, क्वालिटी मैटर करता है। हाँ। अगर आप ये एक बात। ऐसे लिख पाते हैं, हाँ। अगर एक ऐसे आप डेली का लिख पाते हैं, और उसके कंटेंट को आप अच्छे से समझ पाते हैं, मतलब जो लिखा, जो चीज उसकी जरूरत है उसको फुलफिल कर पा रहे हैं, तो एज ऑन एवरेज अगर डेली आप एक भी ऐसे लिखोगे ना, मतलब एक मॉक दोगे एक पूरे पेपर का, तो वो काफी अच्छा है। हाँ। लेकिन हाँ, क्योंकि बशर्ते कि सचिन उसको सचिन आपको क्या अच्छे करता था, तरीके से सचिन उसके पूरा कंटेंट को कंप्लीट मॉक समझना हो। अटेंड करता था।
क्या सचिन सर? ऐसे नहीं था कि सचिन ऐसे नहीं करता था कि सिर्फ एक ऐसे लिख के भेज रहा है। सचिन कंप्लीट मॉक को अटेंड करता था और फिर भेजता था हम्म मेरे को चेक करने के लिए। हम्म ये इसकी आदत बहुत अच्छी थी, और हम्म इनका जो मॉक था ना, बहुत लंबा था, बहुत लंबा था। मतलब तुम्हारा जो था ना, वो सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा हैवी था, पेपर जो अच्छा। था। तो और चेक तो रही मेरे को बात करना पड़ता एक, था ना, मुझे लगता था यार ये इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। हाँ राघव ने तो ये सब बात सही बताई, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी का तो मैटर होता ही है। अभी किसी का डाउट भी आ रहा था कि ये एक ही टॉपिक पे बहुत सारे थॉट्स बता देते हैं सर, तो उसको कैसे क्या करें। तो वो तो सर तो बताएंगे, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, सबका अलग थोड़ा सा डिफरेंट ऐसे तो होना ही चाहिए, ये भी मैटर है। और दूसरी बात, एग्जाम प्रेशर जो राघव ने ऑलरेडी मेंशन किया कि एग्जाम में ऑलरेडी 30-40% तो ऐसे, चलो मान लेते हैं 30-40% भूलने के बाद भी तुम्हारे पास इतना सारा कंटेंट है कि तुम वर्ड लिमिट नहीं कर पा रहे हो, तो उसी कंटेंट में बस प्रायोरिटाइज कर लो कि इसको पहले लिखना ये ज्यादा अच्छा लग रहा है अपने हिसाब से ही, और फिर वर्ड लिमिट के एक अंदर उसको बंद कर दो। कुछ पॉइंट्स छूटे भी जो कुछ छूटने दो, लेकिन जो मेन पॉइंट्स है, प्रायोरिटी वाले हैं, जो इंपैक्टफुल पॉइंट्स हैं, वो पहले मेंशन कर दो, तो इससे कोई एक दिक्कत भी नहीं तरीके होगी से तुम्हारे वर्ड प्रिसिज लिमिट में। राइटिंग। हाँ, प्रिसिस राइटिंग देखो टाइप का। बेसिकली क्या होता है ना कि जिन्होंने जो मतलब क्लास ले रहे हैं, उनको उनको पता है कि उनको क्या क्या चीज पता है, लेकिन एग्जामिनर को हम्म नहीं पता कि तुम्हें क्या क्या चीज पता है। तो उसको हम्म मेन चीज बताओ, बाकी बात खत्म। 300 हम्म वर्ड है, बहुत ये अच्छा सर। ऐसे हो जाता है 300 में। क्योंकि 300 वर्ड लिखना है, 300 वर्ड में अब तुम जितना इम्पैक्ट डाल सकते हो उतना डाल दो। थॉट्स तो बहुत सारे आएंगे, बस प्रायोरिटाइज कर लो अपने थॉट्स को। थोड़ा सा वही 5 मिनट जो आप कंटेंट वो साइड में टेबल बनाते हो, उसी में पहले वो लिख लो, इतने सारे जितने भी सारे थॉट्स आ रहे हैं तुम्हारे, हाँ, और फिर और एक बात मैं प्रायोरिटाइज कर मेंशन लो। करना चाहूंगा, मैं हम्म, पहले भूल गया था कि जैसे मैं पहले था ना सर कि बहुत उछल कूद करने वाला था। मैं बीपीएससी की तैयारी के दौरान किसी भी टीचर का कोई भी मॉक नहीं लिया। मुझे लगता था ना कि यार जो पढ़ा रहे हैं वो तो मैं हाँ पढ़ ही अभी रहा ये हूँ। ट्रेंडिंग वीडियो, लेकिन एक मिनट, अभी इसके बाद वो तुम्हारा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाँ सचिन। हाँ, तो मैं बहुत उछल कूद करने वाला लड़का था कि यार इस टीचर का मतलब विश्वास नहीं होता था। लेकिन अब मैं कहूंगा कि किसी एक टीचर को आप पकड़ लो, उस पर आपको हम्म भरोसा होना चाहिए पहले। हाँ, जब तक भरोसा ये भी नहीं होगा ना, भरोसा है कि भरोसा और टेस्ट सूट करना चाहिए आपको। हाँ, टेस्ट जब सूट तक करे हमसे। भरोसा जब तक भरोसा नहीं होगा तब तक आप कितना भी लिखोगे, हम्म अब मुझे नहीं लगता है कि वो फायदेमंद होगा, क्योंकि आप अंदर खुद सेटिस्फाई नहीं रहोगे। हम्म कि डाउट हम्म करोगे टीचर को डाउट करोगे कि ये चेक सही से कर रहा है नहीं कर रहा है। हाँ, हाँ एक ट्रेंडिंग वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर इफ टॉपिक इज गिवन वुमेन एम्पावरमेंट एंड कैन बी राइट होल एसे इन रिगार्ड टू इंडिया। और हाँ, ये वाली चीज बताओ कि ट्रेंडिंग वीडियो अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर जैसे वुमेन एम्पावरमेंट का कोई एसे आता है, ठीक है, ये तुम दोनों ने भी फेस करा होगा, तो उसमें हमें जो कंटेंट लिखना है, इंडिया स्पेसिफिक लिखे या वर्ल्ड स्पेसिफिक लिखे, कैसे लिखना चाहिए? सर, एक खाका तो पूरे वर्ल्ड का खींचना चाहिए, क्योंकि हम्म हमारी सोच जो है वो ग्लोबल होनी चाहिए। तुमने कैसे लिखा था? तुमने तो वुमेन एम्पावरमेंट का अटेंड तो करा ही था। ये सर, तो मैं तो पूरे मैं कुछ थोड़ा बहुत डाटा वर्ल्ड का भी रखता था, मतलब जिससे हम्म बल्कि ना लगे। हम्म मतलब वर्ल्ड को थोड़े ऐसे में समेटता था कि एग्जामिनर को ना लगे कि उसको छोड़ दिया, हम्म हम्म तो उसको ये उतने में समेटता था, और इंडिया स्पेसिफिक थोड़ा ज्यादा रहता था। हाँ, मेरा हाँ, भी सेम ये अप्रोच चीज रहता है था। कि हाँ। इवन मेंस एग्जामिनेशन में भी मैंने क्लाइमेट पे ही लिखा था, तो उसमें क्लाइमेट तो ग्लोबल ग्लोबल प्रॉब्लम है, तो उसमें आपको ग्लोबली आपको दिखाना पड़ेगा कि ग्लोबल क्या सिचुएशन है, और हाँ, और इंडिया के चूंकि लेवल पर क्या सिचुएशन है। हाँ, और चूंकि ये ग्लोबल इशू है तो इसमें हम्म वर्ल्ड को शामिल न करना एकदम हाँ, क्योंकि थोड़ा वर्ल्ड में भी बेबुनियाद तो लगेगा। हम्म क्योंकि यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट दिया, और ये जो इशू है ना, ये वर्ल्ड लेवल का इशू है, इंडिया हाँ स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है। हम्म ये तो यहाँ पे तो देना ही पड़ेगा कि इंडिया को तो तुम्हें टारगेट रखना ही है, साथ साथ हम्म कंपैरिजन करते रहो इंडिया का वर्ल्ड वर्ल्ड के साथ। ये शायद हमने हम्म क्लास में भी डिस्कस करा था। अच्छा, और कोई क्वेश्चन है किसी का, या फिर इन दोनों को आजाद करें? ये वाली वेयर चीज टू और एक चीज राइट। और बताओ। हाँ, कि डेफिनेशन जो वुमेन एम्पावरमेंट का ऐसे लेट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अब जो स्टार्ट करना है ऐसे, वो डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा करके कुछ पूछा है ट्रेंडिंग वीडियो ने। सर, बेसिकली जो आप भी ये चीज बताते हो, हम लोग ने आपसे ही सीखा है कि एनेक्डोट हो या स्टोरी हो। जैसे विमेन एम्पावरमेंट की बात आती है तो मुझे इसमें सबसे पहले दो चार जो महान लोग हैं, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनकी ये बात याद आती है कि मैं किसी समाज की प्रोग्रेस को वहाँ की महिलाओं की प्रोग्रेस से गिनता हूँ।
तो ऐसे ऐसे एक एनेक्डोट हम शुरू में दे दिए, और फिर कुछ लास्ट में ऐसा एंडिंग करने का आया, तो वहां पे जैसे उनका था, रविंद्रनाथ टैगोर जी का था कि द वुमेन आर फायर विद इन देमसेल्फ, ऐसे कुछ था, याद नहीं आ रहा मुझे पूरा, तो तो मैं लिखा करता था। तो इसको हम शुरू में भी दे सकते हैं। हाँ, पर एक मिनट सचिन, ट्रेंडिंग वीडियो तुम बेसिकली ये पूछना चाहते हो ना कि जो वुमेन एम्पावरमेंट का जो टॉपिक है उसको उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट कर देते हैं ना, कि डिफाइन कर देते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या चीज होती है, यही पूछना चाहते हो ना। देखो कि ये ना, अब मैंने जब ये जो डिस्कस करा था पहले वाला अपना लेक्चर, जब ये स्टार्ट करे थे वेबिनार, तो मैंने बताया था कि लोगों से अलग होना है तुम्हें, है ना। अब सारे लोग क्या करेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट को डिफाइन करेंगे, सारे लोग, मैक्सिमम लोग ये करेंगे, तो तुम क्या डिफरेंट करोगे? तो वही चीज तुम्हें अडॉप्ट करनी है, थोड़ा सा डिफरेंट करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कैसे डिफरेंट चीजें करें। हाँ डिम्पल, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपना माइक ऑन करके। हाँ जी सर, मैंने डिम्पल, नेटवर्क इशू है, दोबारा बोलो, थोड़ा सा नेटवर्क तुम्हारा स्लो आ रहा है। तो अपने और डिम्पल तुम टाइप कर दो, क्योंकि नेटवर्क बहुत स्लो आ रहा है, तुम्हारी आवाज है ना एकदम क्लियर नहीं है, कट कट के आ रही है। नहीं, दीपांशु मुदगल का एक क्वेश्चन है, पारा सिंपल आएगा या कोड की लैंग्वेज? हाँ, तो पारा हम एकदम बेसिक सिंपल था, और पैरा तो था जुडिशरी से रिलेटेड, लेकिन बिल्कुल ले लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं है, जो टाइपिंग वगैरह है ये सब हो जाएगा तुमसे आराम से। हाँ, ट्रेंडिंग वीडियो का एक क्वेश्चन है कि देख, हेडिंग होती है बेसिकली, उसका आइडिया दिमाग में नहीं आता कि क्या हेडिंग होनी चाहिए, उसके लिए कोई सजेशन? ये प्रॉब्लम तो मेरे बच्चों को भी है भाई, कि हेडिंग दिमाग में नहीं आती, इसका प्रेसिस राइटिंग तो सर मैंने तो आपसे ही सीखा है, और जैसा आपने मतलब ओवरव्यू एक दो बार पढ़ोगे तो एक आइडिया लग जाएगा कि ये इस टॉपिक से रिलेटेड है, और ये टॉपिक, और जनरली मैंने ये फाइंड किया है प्रेसिस राइटिंग में, प्रेसिस राइटिंग में ये हेडिंग का दिक्कत होता होगा, प्रेसिस राइटिंग, या फिर तो मुझे लगता है कि एक से दो बार पढ़ने के बाद एक आइडिया लग जाता है, और ऊपर से या तो फर्स्ट पैरा में या तो लास्ट पैरा में इजी में आंसर मिल जाता है। जैसे प्रेसिस राइटिंग में भी था, हम लोग में भी प्रेसिस राइटिंग था, तो मुझे तो फर्स्ट पैरा में ही मिल गया था कि ये होना चाहिए, तो तुम्हें फील हो जाएगा कि ये टॉपिक होना चाहिए, तो फर्स्ट पैरा या तो लास्ट पैरा। और बाकी अगर तुमको ये समझ नहीं आ रहा है तो एक से दो बार पढ़ोगे, तुम्हें आइडिया लग जाएगा ये किस चीज के बारे में, ओवरऑल एक हेडिंग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक्चुअली अगर प्रीसिज राइटिंग में हेडिंग की बात है, तो उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि यही होना चाहिए, उस पैसेज से मिलता जुलता अगर रहेगा तो काम बन जाएगा, क्योंकि उसमें कोई एक फिक्स्ड हेडिंग नहीं होती है। एक सर किसी का शायद कंसिस्टेंसी वाला प्रॉब्लम था कि कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें। मैं यहाँ पे वो थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। गार्गी शर्मा का क्वेश्चन था कि कंसिस्टेंसी को मेंटेन कैसे ऐड करें, तो मुझे लगता है उसमें थोड़ा सा मैं अपना अप्रोच बताऊंगा जिस तरह से मैंने किया था। तो अगर ये पीडीएफ पता नहीं ये है, कुछ दिख रहा है, कुछ छोटा सा लिखा हुआ, हाँ दिख रहा है कुछ उस टाइप से। तो ये मैंने फॉलो किया था बिल्कुल लगभग 28 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक। 13 अगस्त को मेरा मेंस का एग्जाम था, तो 28 जुलाई से लेके 13 अगस्त तक फॉलो किया था कि मैंने हर एक टाइम, मतलब इवन 10:15 या 20 मिनट या 21 मिनट तक मैंने ये पढ़ा है या ये किया है, वो मैं लिखते जाता था। और ओवरऑल फिर लास्ट जब पूरा दिन खत्म हो जाता था, तो ये अपने आप से इवेल्युएट करता था कि तुमने कितने दिन पढ़ाई की और उसका क्या वो रहा फीडबैक रहा। तो वो थोड़ा सा सेल्फ इवेल्युएशन वाला पार्ट काम मेरे लिए किया था, क्योंकि जब तुम इतना देर पढ़ोगे और कुछ फ्रूटफुल नहीं निकलेगा, तो बोलेगा बैठ के क्या ही फायदा, तो कुछ फ्रूटफुल करते हैं। तो सेल्फ इवेल्युएशन वाला पार्ट मेरे साथ काम किया था कि मैंने एक मिनट कि इतना देर अगर खाने भी गया तो इतना देर खाने के लिए वेस्ट हुआ है, इतना देर सोने के लिए हो गया है। हाँ, मैंने मतलब एकदम छोटे से पूरे पेज में लिखा है, ये पूरे महीने का शेड्यूल जो है ना, ये इतने आवर से लेके इतने आवर तक मैंने ये किया है, मतलब 28 से मैं प्रॉपर हो गया था। तो और उसके बाद मैं जब सेल्फ इवेल्युएट करता था तो कभी लगता था कि यार ये आज टाइम वेस्ट हो गया, तो तुम्हें खुद में रियलाइज होना, 1-2 दिन करोगे तो अब तुम्हें पता चल जाएगा कि इतना टाइम वेस्ट किए हो, इतना टाइम इन्वेस्ट किए हो। देख लो भाई कंपटीशन कितना ज्यादा है, कैसे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तो हल्के में मत लेना एग्जाम। मैं एक बात कहना चाहूंगा सर
मैंने सबसे बड़ी त्याग यही की थी कि जो मेरा वो सोशल मीडिया का इंस्टाग्राम का हाँ प्रोफाइल था सर, उसको मैंने डिलीट कर दिया था। मैं पहले बहुत सोचता था सर, डिलीट कर दूंगा तो मेरे सारे फ्रेंड्स गायब हो जाएंगे। ये जो गायब हो फियर गए ऑफ फ्रेंड्स। फोमो है ना सर, फोमो है ना, हम्म, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये जग ये जग करता था सर। लेकिन अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उससे लाइफ अब बेटर है। तुमने बोला ना कि तुम्हें डर लगता था कि तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह खो ना जाए, तो अब क्या फ्रेंड्स खो गए क्या तुम्हारे, या और क्लोज आ गए? नहीं सर, कोई नहीं खोया है, सब है और जहाँ है वही और है। फ्रेंड्स की लिस्ट और भी बढ़ गई और है सर। बढ़ गई है फ्रेंड्स की लिस्ट। एक्चुअल में होता ही है कि जब सक्सेस मिलती है ना तो और ज्यादा लोग तुम्हारे पास आते हैं, और जब तक हम्म, सक्सेस नहीं होती ना तो थोड़े थोड़े लोग तुम्हारे पास रहते हैं, लेकिन वो धीरे 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 दूर जाते रहते हैं। उनको लगता है कि यार कुछ कर तो रहा नहीं है, तो थोड़े दिन के लिए हम्म, उनको छोड़ दो और एग्जाम पे तैयारी कर लो, एग्जाम पे ध्यान दे लो। एग्जाम क्लियर हो गया तो सब आ जाएगा दोबारा से। देखो हम हर संडे को वेबिनार करेंगे। वेबिनार करने में क्या करेंगे कि जो बच्चे अपना एसए चेक करवाना चाहते हैं, डायरेक्शन लेना चाहते हैं बेसिकली, कि वो सही डायरेक्शन में चल रहे हैं नहीं चल रहे, बेसिकली उसी पे फोकस है अपना वेबिनार ये जो है। हर संडे को करेंगे, अपने एसए लिखना पूरे वीक में, और वेबिनार के अंदर मेरे को सेंड करना, मैं तुम्हारा ऑनलाइन चेक करूंगा और बताऊंगा कि क्या क्या मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, 1 घंटे का टाइम रहेगा, जितना मैक्सिमम 1 घंटे में हम आउटपुट निकाल सकते हैं उतना निकालने की कोशिश करेंगे, फिर नेक्स्ट वीक फिर दोबारा करेंगे। ठीक है, so thank you so much all of you for joining us. एक हाँ, मेरे मेरे तरफ से सर आपके लिए स्पेशल थैंक्स सर, क्योंकि हाँ मेरा इंटरव्यू फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ था। अरे मत बताओ, सुमित ने सबसे ज्यादा पैसे अरे दिए फिर थे। तो फिर तो पैसे रिफंड होने चाहिए सर। सुमित, इन दोनों ने मेरे को मिठाई भी नहीं खिलाई है अभी तक, कोई बात नहीं। अच्छा। ठीक है फिर, दिल थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग अस, और अगले हम्म, हफ्ते फिर मिलते हैं। थैंक यू सुमित, थैंक यू सचिन।